तो देखो अब जैसे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है एमसीक्यूज में अगर आ रहा है तो ठीक है। तो दो बातें हैं इसमें। इनकम्प्लीट जर्नी के जो वॉयज इन प्रोग्रेस हम एक्सपेंसेस के निकालते हैं, तो हमें एक्सपेंसेस दिए कब तक के हैं? पूरी वॉयज के गिवन है जो कि कंप्लीट हो रही है आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर अप टू 31 मार्च, यानी जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तभी तक के एक्सपेंसेस दिए हैं। दोनों केस में हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे व्हेन एक्सपेंसेस अप टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज गिवन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो इससे रिलेटेड था कि जहाँ पे एक्सपेंसेस जो गिवन थे वो अप टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन थे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसएस शिप है, ये शिप का नाम हो गया सेट्स वॉयज ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है। ये भी मार्च 2018 होगा, राइट, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसएस शिप है वो 1 जनवरी 2018 को वॉयज स्टार्ट कर रही है और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है 2018। तो यहाँ पर फिर ड्यूरिंग 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, मान लो ये दिया गया है क्वेश्चन में कि शिप में 2 राउंड ट्रिप्स टू लंदन फ्रॉम मुंबई, 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इस बीच। और वॉज हाफ थ्रू सिंगल वे टू लंदन, ठीक है। हाफ थ्रू सिंगल वे टू, सिंगल वे का मतलब जाने वाला, जहां से शुरू किया है जर्नी उसी पॉइंट से जाने वाला जो वे होगा वो सिंगल वे कहलाएगा, वापसी वाला जो है वो रिटर्न वे कहलाएगा, ठीक है। तो सिंगल वे जो है वो हाफ पहुंचे हैं। तो अब अगर क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैलरीज विल बी इंक्लूडेड इन वॉयज इन प्रोग्रेस, अगर मान लो ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अब फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा इसमें। तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस गिवन है वो 31 मार्च 2018 तक गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी जर्नी कवर हुई है और कहाँ पे कौन सी जर्नी इन प्रोग्रेस है। तो उसके लिए इस तरह से अगर बनाओगे तभी समझ में आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए, 2 राउंड्स का मतलब मुंबई से लंदन गए फिर वापस आए, तो ये 1 राउंड हो गया। फिर शिप इसी बीच 1 जनवरी को जो उसने जर्नी स्टार्ट की है, उस बीच 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच कितनी जर्नी कवर की है? मुंबई से लंदन गई शिप और लंदन से मुंबई आई, तो ये 1 राउंड हो गया। फिर से मुंबई से लंदन गई और लंदन से मुंबई आई, तो ये सेकेंड राउंड हो गया, ठीक है। तो ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर से टू लंदन जा रहे थे, तो ये मुंबई टू लंदन हो गया लास्ट वाला। टू लंदन जा रहे थे जो कि हाफ वे पहुंचे हैं, राइट। तो अब हाफ वे पहुंचे हैं तो एक्सपेंसेस हमें यहीं तक के दिए हैं, जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट पे हमने यहाँ पे ये बनाया है, तो एक्सपेंसेस आपको यहीं तक के दिए हैं 31 मार्च 2018 तक, ठीक है। तो अब यानी अब हमें ये देखना होगा कि अब इसमें इनकम्प्लीट क्या है, सबसे पहले ये पता करेंगे। तो ये जो लास्ट वाली जर्नी है यही इनकम्प्लीट है, ये दोनों कंप्लीट हो गई हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर। और ये जो लास्ट वाला है जो थर्ड राउंड शुरू हुआ है सिंगल वे में, वो आधे रास्ते पहुंचा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको ये नहीं क्वेश्चन में बताया होता है कि कितना पहुंचे हैं, इन प्रोग्रेस कहा जाता है। उस केस में हम हाफ ही सपोज करते हैं कि हाफ वे पहुंचे हैं, ठीक है। अगर ये मेंशन नहीं है, सिर्फ ये कहा है द सिंगल वे इज इन प्रोग्रेस, द जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन सिंगल वे थर्ड राउंड इज इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2018, तो अगर ऐसा है तो हम उसको हाफ अज्यूम करेंगे। या तो ये मेंशन होगा कि कितना जर्नी कवर है, अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे कि हाफ पहुंचे हैं। तो अब यहाँ पर जो हम मान रहे हैं कि मुंबई से लंदन जाने में जितना रास्ता में आपके डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं और टाइम से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो 2 पार्ट्स लगते हैं। जैसे 2 पार्ट्स ऑफ डीजल लगेगा, 2 पार्ट्स ऑफ डीजल जाने में लगेगा, तो उतना ही वापसी में लगेगा। तो मुंबई से लंदन जाने में 2 पार्ट्स ऑफ डीजल लगा, लंदन से मुंबई वापस आने में इतना ही लगा। फिर मुंबई से लंदन जाने में 2 पार्ट्स ऑफ डीजल लगा और लंदन से मुंबई आने में फिर से 2 पार्ट्स ऑफ डीजल लगा। क्योंकि मुंबई से लंदन जा रहे थे और हाफ वे पहुंचे 31 मार्च को और 31 मार्च तक के ही एक्सपेंसेस दिए हैं, तो यानी 1 पार्ट ऑफ जितना आपका टोटल डिस्टेंस में जितना लगेगा उसका आधे डिस्टेंस में आधा डीजल लगेगा, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1। तो यानी हाफ रास्ते पहुंचे हैं, तो जो यहाँ पे डीजल कंजम्पशन होगा या कोई और आपका डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसका कंजम्पशन कितना होगा? 1 पार्ट, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें इनकम्प्लीट से फ्रैक्शन बनाना है रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम नीचे लेते हैं और जो हमारा पार्ट इनकम्प्लीट से रिलेटेड होता है तो वो ऊपर होता है। तो 2 + 2 + 2 + 2 हो गया 8 + 1 9। तो 1/9 आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, यानी सैलरी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है, तो 1/9 ऑफ द सैलरी, जो टोटल सैलरी आपको 3 महीने की गिवन होगी,
उसमें की 1/9 सैलरी जो है वो रिलेटेड होगी इनकम्प्लीट वॉइड से, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस में, कि जहाँ पे आपको फ्रैक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर एक और दूसरा केस हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है कि जैसे यहाँ पर SS शिप सेट्स वॉयज ऑन 1st Feb 2018 ड्यूरिंग 2 months ending 31st March 2018 द शिप मेड 1 राउंड ट्रिप टू कोलकाता, ठीक है, फ्रॉम मुंबई। 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई है एंड वॉज 1/3 वे थ्रू सिंगल वे टू कोलकाता, और उसके बाद जो इन प्रोग्रेस है वो कितनी है, 1/3 कवर की है। तो अब यहाँ पे अगर हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन विल बी इंक्लूडेड इन वॉयज इन प्रोग्रेस, यानी इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड कितना डेप्रिसिएशन है जो हम वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाफ नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, 1/3। तो पहले तो आप ये इसको बना के देखेंगे कि जो ये इन्होंने बताया है कि कितनी जर्नी कवर हुई है वो क्या है, ठीक है। मुंबई से कोलकाता गई है शिप, और कोलकाता से मुंबई आई वापस, तो ये 1 राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इन्होंने बोला है कि 2 महीने के अंदर 1 राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मुंबई से कोलकाता जो जा रहे थे सिंगल वे, वो 1/3 पहुंचे हैं, ठीक है। जितना रास्ता है उसका 1/3 पहुंचे हैं। तो अगर मुंबई से कोलकाता का ये रास्ता इतना है तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया। तो 1/3 डिस्टेंस कवर किया है एज ऑन 31st March 2018, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी आपको 31st March 2018 तक के ही गिवन है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो है पार्ट, ये जो लास्ट वाला है, मुंबई से जो जा रहे हैं 1/3 पहुंचे, ये आपकी इनकम्प्लीट जर्नी हो गई। यही क्या हो जाएगा, वॉयज इन प्रोग्रेस हो जाएगा, कि ये वॉयज अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस में। और तो अब यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो हमने आपको फ्रैक्शन के लिए बताया है कि जो भी फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन हो, जो इनकम्प्लीट वाले पार्ट में जितना भी गिवन है कि 1/3 कवर है, 1/4 कवर है, हाफ कवर है, तो डिनोमिनेटर में जो है वो आप मान लेंगे कि एक जगह से जाने में दूसरी जगह फुल जाने में उतना पार्ट लगता है। जो जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1/3 गिवन था कि 1/3 पहुंचे, ठीक है, इस एग्जाम्पल में जो सपोज किया है, तो 1/3 पहुंचे हैं, तो इसका मतलब नीचे क्या हो गया, 1/3 यानी 3 है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मुंबई से कोलकाता जाने में 3 पार्ट्स ऑफ टाइम या डिस्टेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है। तो अगर मुंबई से कोलकाता जाने में 3 पार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, या जैसे डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे होता है, तो जो भी टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस, उन्हीं के लिए हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मुंबई से कोलकाता जाने में 3 पार्ट्स ऑफ टाइम लग रहा है या डिस्टेंस लग रहा है, इसी तरह से कोलकाता से मुंबई वापस आने में भी उतना ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम रास्ता है, तो सेम रास्ते को कवर करने में सेम टाइम लगेगा, तो इसलिए 3 पार्ट्स उसमें भी लगेंगे। अब क्योंकि मुंबई से कोलकाता जब सेकेंड राउंड सिंगल वे शुरू हुआ था तो वो 1/3 पहुंचे थे, ठीक है। तो अगर 1/3 पहुंचे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इसको फिर 1 हो जाएगा। अगर हमारे 3 पार्ट्स पूरे में लग रहे हैं तो 1/3 में कितना लगेगा, 1 पार्ट लगेगा, ठीक है। तो 1 पार्ट जो है वो 1/3 तक 1 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस लगेगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन बना है इनकम्प्लीट वॉयज के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा, जो इनकम्प्लीट से रिलेटेड है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो 3 + 3 + 1 टोटल पार्ट्स यहाँ पे क्या हो गए, 7। तो अब इनकम्प्लीट जर्नी से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए वो कितने हो गए, 1/7, ठीक है। ये हम फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंसेस के लिए यूज कर रहे हैं जो कि टाइम और डिस्टेंस के बेसिस पे पे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमें अलग से सेपरेटली कंसिडर करना है, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको सेपरेटली ध्यान में रखना है। और ये वाली जो फ्रैक्शन होता है ये किसके साथ कॉमनली लगेगा, डेप्रिसिएशन के साथ लगेगा, सैलरी के साथ लगेगा, फ्यूल की कॉस्ट के साथ लगेगा, ठीक है, शिप इंश्योरेंस के साथ हो जाएगा। तो इस तरह के स्टोर कंज्यूम, तो इन सारे ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपके टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है उसके साथ ये फ्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो हो सकता है फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आए, या फिर आपको अमाउंट ही पूछ ले, अमाउंट भी दिया होता, मान लो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया होता तो अमाउंट फिर निकालना पड़ता 1/7 इंटू जो भी डेप्रिसिएशन गिवन होता,
उससे हम मल्टीप्लाई करके फिर अमाउंट निकालते। तो अमाउंट का क्वेश्चन आ सकता है इस पर अलग अलग पॉइंट्स पे, या फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने मैम ये 1/7 और ऊपर जो आंसर है तो 1/9, यही आंसर है? यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंसेस लगेंगे, और अगर अमाउंट पूछा जाएगा तो अमाउंट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ एक, क्योंकि एमसीक्यू ओके में तो मैम। एक पार्ट ही पूछा जाएगा ना, कि अगर ये पूछा गया है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एक्स सैलरी हम इंक्लूड करेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस में, तो यहाँ पे मान लो अगर सैलरी का अमाउंट दिया होता तब हम अमाउंट कैलकुलेट करते। जैसे अगर सैलरी गिवन होती यहाँ पर से 30,000 या 27,000, तो 1/9 ऑफ 27,000 हम यहाँ पर करते। ठीक है, जो आता वो एक्सक्यूज अमाउंट मी होता। हाँ बताओ। मैम, अगर जो डेप्रिसिएशन पर एनम दिया होता तो हम लोग पहले मंथ्स में कैलकुलेट हाँ करके बिल्कुल, निकालते अब फिर देखो ये तब वो। और डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा, कि अगर डेप्रिसिएशन पर एनम दिया होता तो हम डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी तो पहले कैलकुलेट करेंगे और उसका भी फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि इनकम्प्लीट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर पर एनम डेप्रिसिएशन दिया होगा तो पहले उसको जितने मंथ का है, जैसे यहाँ पे 2 मंथ का है, 2 मंथ का बनाना है हमें, 1 फेब से लेके 31 मार्च तक का वॉयज अकाउंट बनाना है, तो हम 2 महीने की ही डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर अमाउंट पर एनम दिया है तो पहले तो 2/12 करोगे उसका। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसका 1/7 करेंगे इनकम्प्लीट से निकालने के लिए, कि इनकम्प्लीट से रिलेटेड कौन सी डेप्रिसिएशन है, उसके लिए फिर उसका क्या करेंगे, 1/7। ठीक है, अब ये तो बात हो टू गई। बाई ट्वेल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है उसका 1/7 हाँ, करेंगे? ये उस केस में करेंगे कि इसी क्वेश्चन में अगर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता, मान लो तुम्हें 30,000 पर एनम लिखा होता, ₹30,000 पर एनम। ठीक है, तो पर एनम अगर है तो पहले तो 2 महीने का टाइम के बेसिस भी हम, टाइम के बेसिस का भी देख रहे हैं, तो पहले 2 मंथ का निकालेंगे। तो 1 फेब से 31 मार्च तक का अगर वॉइज अकाउंट बन रहा है 2 महीने का, तो 2 महीने की ही डेप्रिसिएशन उस पीरियड में चार्ज होगी। मतलब वो 2 महीने की डेप्रिसिएशन इतनी पूरी जर्नी से रिलेटेड है, अप टू 31 मार्च जो बताइए। ठीक है, तो इसलिए पहले तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो 2 महीने की हो जाएगी, 2/12 करेंगे 30,000 का। ठीक है, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको 1/7 करेंगे, ये निकालने के लिए कि इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड, यानी ये जो थर्ड पोर्शन है इससे रिलेटेड कितनी डेप्रिसिएशन है, ये निकालने के लिए आप 1/7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर पर एनम दे रखा है तो इस तरह से करोगे। डेप्रिसिएशन में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पर एनम दिया हो। ठीक है, तो इसमें ये जो दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये तब इस तरह से फ्रैक्शन बनेगा जब आपको एक्सपेंसेस जो है वो 31 मार्च तक के ही दे रखे हैं, उसके बाद के एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस ऑफ द इंटायर वॉयज इज गिवन, जो कि कंप्लीट हो रही है आफ्टर 31 मार्च 2018। अब इसी केस में मान लो डेप्रिसिएशन यहाँ तक की ना गिवन होती, मतलब हमने 31 मार्च तक की ना चार्ज की होती, बल्कि गिवन होती जर्नी जब कंप्लीट हो रही है तब तक की गिवन होती। मान लो जर्नी कंप्लीट हो रही है 30 अप्रैल को, तो डेप्रिसिएशन अगर आपको 30 अप्रैल तक दी है तो हमारा फिर ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे उसको भी हम एग्जाम्पल लेके बताएंगे। यहाँ पर ये देखो, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ द इंटायर वॉयज इज गिवन, तो हम कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे उस केस में, और सिंपल हो जाता है कि हम 1 ही सपोज करते हैं हमेशा, कि जाने में 1 पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस लगेंगे, वापसी में 1 पार्ट लगेंगे। इवन इनकम्प्लीट से रिलेटेड हमने 1 इसलिए लिया है क्योंकि पूरे एक्सपेंसेस दिए हैं। ठीक है, पूरे एक्सपेंसेस देने का मतलब यहाँ लंदन पहुंचने के बाद तक के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, पूरे यहाँ तक के टोटल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस दे रखे हैं इंटायर वॉयज के, तो सिंपल हो गया कि बराबरी से लगेंगे एक्सपेंसेस, जितने जाने में लगेंगे फिर उतने वापसी में लगेंगे। सेकेंड राउंड की पहला इलस्ट्रेशन है उसी को हमने यहाँ पे किया है। अगर फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो डिस्कस किया था यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट केस जो डिस्कस किया था, तो इसमें क्या था, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने के बीच में 2 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो रही थी, और सिंगल वे टू लंदन आधे रास्ते पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन इसी में अगर एक पॉइंट ये इंक्लूडेड होता कि एक्सपेंस द सैलरी ऑफ द इंटायर वॉयज इज, यानी पूरी वॉयज की सैलरी गिवन होती। यहाँ पे जो सैलरी गिवन है वो अप टू 31 मार्च गिवन है 2016, लेकिन अगर इंटायर वॉयज की सैलरी गिवन होती तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता, उस केस में सैलरी रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज क्या होती। ठीक है,
तो उस केस में हमारा मुंबई से लंदन जाने में हम सिंपली मान लेंगे 1 पार्ट ऑफ सैलरी लगेगा, लंदन से मुंबई आने में फिर से 1 पार्ट ऑफ सैलरी लगेगा, फिर से सेकेंड राउंड में भी इसी तरह से 1 पार्ट हो गया। और जो इनकम्प्लीट है मुंबई से लंदन वाली, लेकिन सैलरी क्योंकि पूरी दे रखी है एंड तक की, तो वो भी 1 पार्ट हो गई, जो किससे रिलेटेड हो गई, इनकम्प्लीट से। तो अगर इंटायर वॉयज दे रखा है तब और सिंपल हो जाएगा, हमें 1 सपोज करके कर देना है। तो यहाँ पे फिर एक्सपेंसेस का जो सैलरी है उसका कितनी सैलरी आपकी इनकम्प्लीट से रिलेटेड हो जाएगी, 1/5। ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि जो आपका फ्रैक्शन, जो पार्ट आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है वो ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, तो 1/5 आपका किससे रिलेटेड है, 1/5 ऑफ द सैलरी इज रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉयज। ठीक है, तो अगर इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस गिवन है तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से सेकेंड यस वाला जो मैम। इलस्ट्रेशन था, ये वाला, इसमें एक राउंड कंप्लीट हुआ था और 1/3 पहुंचे थे, लेकिन एक्सपेंसेस इंटायर जर्नी के दिए हैं। तो इंटायर जर्नी के अगर दिए हैं तो हमें 1/3 उनसे मतलब ही नहीं है। उस केस में हम बस 1 सपोज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन पूरे इंटायर वॉयज का गिवन होता, यानी मुंबई से कोलकाता वापस पहुंच गए वहां तक का दिया होता, तो उस केस में 1 पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मुंबई से कोलकाता से रिलेटेड हो जाता, 1 पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कोलकाता से मुंबई वापस आई है उससे रिलेटेड हो जाता, और 1 पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा मुंबई से कोलकाता जाने से रिलेटेड, जो कि इन प्रोग्रेस है, मगर आपको एक्सपेंसेस पहुंचने के बाद तक के दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1/3। तो अगर इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस दे रखें तो उस केस में फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको दिया है इलस्ट्रेशन में जो इंटायर वॉयज से रिलेटेड है, वो आपका एक आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, और आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपके इंटायर वॉयज से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक तो तुम्हारे, जस्ट होल्ड ऑन, मैम हाँ बताओ। मैम हमको जो क्वेश्चन नंबर 12 समझा दीजिए, उसमें मतलब एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करें। अभी हम क्वेश्चन वाला पार्ट बताएंगे, देखो, या तो हम अलग से पूछ लेना या फिर क्लास में जैसे हम बता रहे हैं तब पूछना, क्योंकि पॉइंट सारे डिस्कस कर लेंगे, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में पॉइंट आएंगे, तो इसको पहले डिस्कस कर लें फिर क्वेश्चन भी बता देंगे। ठीक है, तो ओके मैम, थैंक तो यू। अभी जो हम लोगों ने फ्रैक्शन कैलकुलेशन देखा दोनों केस में, कि जब इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस गिवन हो या अप टू 31 मार्च गिवन हो तो किस तरह से फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। वो फ्रैक्शन जो भी टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनके साथ अप्लाई होगा, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमें अलग से कंसिडर करना है। उसमें क्या हो जाएगा, पहला हो गया एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज, जो कि आपका जितना इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड अलग से होगा, हम उसको एज इट इज ले लेंगे एज इन वॉइज इन प्रोग्रेस। वॉइज इन प्रोग्रेस जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस का, वो क्या होता है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉइज। तो वो हम कंसिडर करेंगे किसमें, वो हम करेंगे एड्रेस कमीशन, जो भी आपकी इनकम्प्लीट से रिलेटेड होगी उसको एज इट इज ले लेंगे। दूसरा पॉइंट है स्टीवेंडरिंग चार्जेस का, जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लेबर को चार्जेस पे की जाती हैं वो स्टीवेंडरिंग चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, कि आपको दे रखा है कि 50,000 स्टीवेंडरिंग चार्जेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तब तो इसके साथ हम इनकम्प्लीट वॉइड से रिलेटेड कितने स्टीवेंडरिंग चार्जेस होंगे ये निकालने के लिए हम इसके साथ वही फ्रैक्शन यूज करेंगे और लगाएंगे कैलकुलेशन में जो हमने कैलकुलेट किया है सबके लिए, टाइम और डिस्टेंस के एक्सपेंस के लिए, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो, अमाउंट गिवन हो। लेकिन अगर रेट पर टन गिवन है तो उस केस में जितने टन्स आपके इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड होंगे वो इनटू रेट कर देंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड, इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड हमारे स्टीवेंडरिंग चार्जेस कितने होंगे ये निकालने के लिए अगर पर टन रेट दिया है तो पर टन रेट इनटू जितने भी आपके इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड टनेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेट इनटू टन ऑफ कार्गो रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉयज। तो इससे आपका निकल आएगा कि स्टीवेंडरिंग चार्जेस के कितना पार्ट आप इंक्लूड करेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो स्टीवेंडरिंग चार्जेस को भी अलग से एक बार हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा कि पर टन रेट दिया है या अमाउंट दिया है। सिर्फ अमाउंट दिया है तो फ्रैक्शन लग जाएगा, और पर टन रेट दिया है तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है,
If only amount is given, fraction will be applied. ठीक है. उसके बाद पोर्ट चार्जेस हमने आपको अलग से डिस्कस किया है वीडियो में, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद भी अगर उसकी क्लैरिटी नहीं होती तो आप पूछिएगा फिर. ठीक है, कि पोर्ट चार्जेस में हम इनकम्प्लीट जो भी इनकम्प्लीट वॉयज है उससे रिलेटेड कितना पोर्ट चार्जेस इंक्लूड करेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस में. तो इससे रिलेटेड आई हैव डिस्कस वन इन वीडियो. ठीक है, उसके बाद है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेट इंश्योरेंस. क्यों, इसमें 3 केसेस बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. फ्रेट इंश्योरेंस अगर आपको दे रखा है तो फ्रेट इंश्योरेंस की क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं. पहला है व्हेन ओनली रेट इज गिवन, सिर्फ आपको फ्रेट इंश्योरेंस का रेट दिया है कि फ्रेट इंश्योरेंस इज 5%, जैसे ये दे रखा है और कुछ नहीं दिया है. तो वो 5% जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं, फ्रेट के अमाउंट पे करते हैं, इंक्लूडिंग प्राइमेज. प्राइमेज को मिला के जो फ्रेट का अमाउंट है उस पे फिर हम फ्रेट इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब अगर हमने फ्रेट इंश्योरेंस फ्रेट पे कैलकुलेट किया है तो हमें सीधे सीधे पता ही होता है कि कौन सी फ्रेट इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड है. तो उससे रिलेटेड जो हमारा फ्रेट इंश्योरेंस है वो हम वॉयज इन प्रोग्रेस में इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, अलग से. जैसे एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई थी, यानी मुंबई से लंदन गया कुछ कार्गो, एक उसका फ्रेट इंश्योरेंस कैलकुलेट किया उसके फ्रेट पर. ठीक है, उसके बाद लंदन से मुंबई कार्गो आया, उसका कुछ आपको फ्रेट दे रखा है, उस फ्रेट पे हमने फ्रेट इंश्योरेंस 5% का कैलकुलेट किया. और उसके बाद मुंबई से लंदन जो जा रहे थे वो आपका इनकम्प्लीट था, लेकिन कार्गो की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी और फ्रेट आपने उस पर निकाली होगी, तो उस फ्रेट पे हमने तीसरा फ्रेट इंश्योरेंस कैलकुलेट किया होगा. ठीक है, तो अब जो आपका मुंबई से लंदन तीसरा वाला जा रहा था वो इनकम्प्लीट था, तो उससे रिलेटेड जो फ्रेट इंश्योरेंस होगा वो हमारा वॉयज इन प्रोग्रेस में हो जाएगा. तो जैसे हम एड्रेस कमीशन को ट्रीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्रेट इंश्योरेंस को भी ट्रीट करेंगे उस केस में जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेट गिवन हो. तो रेट गिवन होता है तो फ्रेट इंश्योरेंस इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेट इंक्लूडिंग प्राइमेज. ठीक है, दूसरा क्या केस हो सकता है कि जब पॉलिसी अमाउंट दिया हो फ्रेट का, फ्रेट इंश्योरेंस हम किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे ये भी गिवन हो, पॉलिसी अमाउंट गिवन हो और साथ में रेट गिवन होगा फ्रेट का. ठीक है, तो जब रेट गिवन होगा तो वो पर एनम ही होगा, पॉलिसी अमाउंट भी पर एनम ही होगा. तो पॉलिसी अमाउंट अगर गिवन है तो मतलब उन्होंने साल भर की फ्रेट एक साथ इंश्योर करा के रखी है. ठीक है, कि उनको पता है शिपिंग कंपनी को कि पूरे एयर में वो अप्रोक्सीमेटली कितनी फ्रेट अर्न करेंगे और उसके बेसिस पे उन्होंने एक साथ एक पॉलिसी ले रखी है फ्रेट इंश्योरेंस की. ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट गिवन होगा, तो अब यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं फ्रेट इंश्योरेंस जो कि हम वॉयज अकाउंट में चार्ज करेंगे वो टाइम बेसिस पे हो जाएगा.